अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड डाउटफुल डेट्स। डेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको सीखते हैं, फिर बैड पे भी आ जाएंगे और इंशाल्लाह डाउटफुल पे भी आ जाएंगे। सबसे पहले हमें ये सीखना है डेट्स क्या है बेसिकली। ठीक है जी। कारोबार में जो सेल्स की जाती हैं बेसिकली दो तरह की सेल्स होती हैं। अगर मैं सेल्स को कैटेगराइज करूँ सेल्स तो दो तरह की हैं, एक है कैश सेल्स और दूसरी है क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स जो आप गवर्नमेंट पे जाके ख़रीदारी करते हैं किसी भी बेकरी पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे, और आप कैश पे करते हैं तो उस डिपार्टमेंटल के लिए वो जो परचेजेस, वो जो सेल्स हैं उसको कहते हैं कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स क्या है? जब उधार पे चीज़ें बेची जाएँ। क्यों जी उधार पे चीज़ें क्यों बेची जाएंगी? कैश पे बेचें, आप अपनी गुड्स को सेल करें, आपको कैश आ जाएगा, गुड इनफ। लेकिन सम टाइम आपको क्रेडिट पे सेल्स करनी पड़ती हैं। वाई क्रेडिट सेल्स? वाई क्रेडिट सेल्स? क्रेडिट सेल्स क्यों करना ज़रूरी है? देखें, नंबर वन, कंपटीशन को मीट करने के लिए। कंपटीशन की वजह से अगर आपके कंपेटिटर्स उधार पे चीज़ें बेच रहे हैं तो आपको फिर उधार पे चीज़ें बेचनी पड़ेगी। यू आर द स्टूडेंट। अगर आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उनका कोई कंपेटिटर इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लेना शुरू कर दे तो फिर जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उनको भी कंपटीशन में रहने के लिए इंस्टॉलमेंट्स पे यानी उधार पे अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कंपटीशन मीट करने के लिए नंबर वन। नंबर टू, ग्रोथ के लिए, बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा करने के लिए, रेवेन्यू ज़्यादा करने के लिए भी उधार पे सेल करनी पड़ती हैं। मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए, मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए उधार पे सेल्स करनी पड़ती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप उधार पे चीज़ें बेचें ताकि मार्केट में आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा। उधार पे चीज़ें बेची जाती हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी? देखिए, अगर सिर्फ कैश पे सेल्स कर रहे हो तो सिर्फ उन कस्टमर्स को आप सेल कर सकते हो जिनके पास कैश मौजूद है। अगर आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो उन कस्टमर्स को भी आप सेल करना शुरू हो गए जिनके पास अभी कैश अवेलेबल नहीं, वो आफ्टर सम टाइम आपको पे करेंगे। लेकिन आपकी सेल्स बढ़ गई, आप अक्रूवल बेस पे काउंटिंग कर रहे, सेल्स बढ़ गए तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो दीज आर फ्यू रीजंस जिसकी वजह से कारोबार क्रेडिट पे सेल्स करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी रीजंस हो सकती हैं लेकिन हमें इतनी ही काफ़ी हैं। अब क्रेडिट सेल्स कर दी तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स क्या है, यानी इससे नुकसान क्या होगा? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स ये क्या है? यानी आपने उधार पे चीज़ें बेची, फ़ायदे तो हमें पता चल गए, ये ऊपर कंपटीशन में रहने के लिए आप सेल्स कर रहे हैं, अपने सेल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, मार्केट शेयर, ये तो फ़ायदे हैं उधार सेल करने के। नुकसान क्या है? सबसे पहले बैड डेट हो सकता है जी। बैड डेट, बैड डेट मतलब जब आप उधार पे सेल्स करते हैं तो डेट्स बनते हैं, यानी कर्ज़े बनते हैं जिसको डेटर्स कहते हैं। जिनसे आपने पैसे लेने हैं, जिनको उधार पे सेल की है, वो आपके डेटर्स हैं। उन्होंने आपका कर्ज़ा देना है, डेट इज़ दी लोन, कर्ज़ा। अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं तो जिसको दिए हुए वो आपका डेटर है। तो जिनसे पैसे वसूल करने हैं बिज़नेस में वो कौन है? डेटर्स। तो इनको जो उधार पे चीज़ें दी गई हैं उसको कहते हैं डेट्स। तो डेट्स क्या हो सकते हैं? बैड हो सकते हैं। बैड का मतलब पैसे नहीं मिल रहे। तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। आपने चीज़ें दे दी उनको और जो मुकर्ररा वक्त उन्होंने पैसे वापस नहीं दिए, फ्रॉड कर लिया, बिज़नेस उनका अपना क्लोज़ हो गया, उनको नुकसान हो गया, मुल्क छोड़ के चले गए, बैंकरप्सी में चले गए, माइट बी, देयर मे बी मैनी रीजंस। ठीक है जी, लेकिन उन्होंने आपके कारोबार के पैसे नहीं दिए तो दिस इज़ दी कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट सेल्स। अगर क्रेडिट सेल्स हैं तो बैड डेट्स हैं। कैश सेल्स में कोई बैड डेट्स नहीं है। आपने उधार पे बेचा हुआ तभी तो मुमकिन है कि शायद उनसे पैसे ना मिलें। तो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। एक और कॉस्ट है जी, डिस्काउंट अलाउड
डिस्काउंट अलाउड क्या है? फॉर अर्ली पेमेंट्स। अगर कारोबार को पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, उधार पे सेल्स की हुई हैं और पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो डेटर्स को कहा जाता है, कस्टमर्स को कहा जाता है कि जी आपने हमें 90 डेज़ के बाद पैसे देने थे, आप ऐसा करें आज आप, यानी 30 डेज़ के बाद आज आप पैसे दे दें, अभी 60 डेज़ बाकी बचे थे, आज आप पैसे दे दें, हम आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे। तो आपने पैसे उनसे 100 रुपये लेने थे, अब आप उनको 5 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 95 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो 5 रुपये का जो अर्ली पेमेंट की वजह से डिस्काउंट दिया, ये भी क्या है? एक्सपेंस है। किस चीज़ का एक्सपेंस है? क्रेडिट सेल्स की कॉस्ट है। ठीक है जी। तो मेनली हमने इस चैप्टर में बैड डेट्स को पढ़ना है और डिस्काउंट को पढ़ना है। ये दोनों क्यों हैं? क्योंकि क्रेडिट सेल्स हैं। क्रेडिट सेल्स की कॉस्ट को हम पढ़ना सीखेंगे इस चैप्टर में। और भी रीजंस हैं जी, कॉस्ट, और भी कॉस्ट हैं क्रेडिट में बेचने की। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज आपने 1000 रुपये की चीज़ें बेची हैं फॉर एग्जांपल, 3 महीने के बाद उसकी वैल्यू 1000 नहीं रहेगी, शायद 980 रुपये हो जाए, 20 रुपये आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो पैसे की कदर कम हो जाती है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ अनदर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। इसके बाद आपका जो बिज़नेस का पैसा है स्टक हो जाता है, स्टक ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिज़नेस का पैसा आपका स्टक हो गया, वहाँ पे फंस गया है, रुक गया है, आप उस पैसे से जब तक मिलेगा नहीं फर्दर कारोबार की एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो पैसा स्टक हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा और भी कॉस्ट हैं जो कि क्रेडिट सेल से रिलेटेड हैं। फ़िलहाल इतनी ही, और हमारे सिलेबस से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड ये 2 हैं जिसको हमने सीखना है। ठीक है जी। अब देखते हैं कि करके बैड डेट्स क्या है। व्हाट आर द बैड डेट्स? बैड डेट्स क्यों होते हैं? लोगों को आपने उधार पे चीज़ें बेची, अब वो आपको पैसे नहीं दे रहे, क्या उनको मसला हो सकता है? किस सिचुएशन में हमें पता चलेगा पैसे नहीं मिल रहे? नंबर 1, हमारे उनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने ABC प्रोडक्ट मांगे थे, हमने उनको ABC प्रोडक्ट दी, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं हुआ, उन तक पहुंची तो वो डैमेज थी, जितनी क्वांटिटी चाहिए थी वो क्वांटिटी नहीं पहुंची, जिस टाइम पे चाहिए थी वो टाइम नहीं पहुंची, तो हमारे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। तो ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिजनेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, उसकी वजह से केसेस हो गए, कोर्ट डिसीजन हो सकता है। तो दीज आर दी रीजंस ऑफ बैड डेट, कि वो पैसा हो सकता है वो आपको ना मिले, नहीं मिलेगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, नहीं मिलेगा क्योंकि केसेस हो गए, नहीं मिलेगा क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि बस अब पैसे नहीं पे करने। तो वो पैसा जो आपने अपने डेटर से लेना था वो क्या हो गया? बैड। नंबर 1। नंबर 2, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए, जो आपके डेटर हैं वो इनसॉल्वेंट हो गए हैं, वो बैंक करप्ट हो गए हैं, वो बैंक करप्ट हो गए हैं। ठीक है जी। या वो लिक्विडेशन में चले गए। इंसॉल्वेंसी क्या है ये देख ले। खुदा ना खासा किसी शख्स को नुकसान हुआ है, कारोबार को इस कदर नुकसान हुआ है कि अब उसके ऊपर कर्ज़े ज़्यादा हैं और उसके पास कर्ज़ों को पे करने के लिए पैसे कम हैं, लोग अब उससे पैसे मांग रहे हैं, तो वो अदालत के पास जाता है, कहता है जी मेरी ये सिचुएशन है, मेरे से सब कुछ ले लें, मेरी जान छुड़ाएं। तो अदालत कहती है जी ये बंदा क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक करप्ट हो गया, अब इसके जितने भी असासे हैं उसको बेचें। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 1000 रुपये के लोन लोगों को देने हैं, उसके असासे बिके 300 रुपये के फॉर एग्ज़ाम्पल। अब बैंक क्या करेगा? उन सारे लोगों को बुलाएगा जिनसे 1000 रुपये लिया हुआ था इसने, जिनके 1000 रुपये पे करने हैं, उन 300 रुपये को उन सब लोगों में बांट देगा। किसी को 20% मिलेगा, किसी को 30%, किसी को 40%, किसी को 50%, और उस बंदे को कहेगा कि जी अब आप जाएं। अब उस बंदे के बस सिर्फ उसके जिस्म के कपड़े हैं, बाकी उसके सारे असासे, उसका मोबाइल, उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका बैंक बैलेंस, उसका बिज़नेस, सब चीज़ें बैंक ने ले ली हैं और वो बिक गई हैं। तो वो बंदा क्या हो गया? खुदा ना खासा इंसॉल्वेंट हो गया। तो इस सिचुएशन में आपको जो पैसे उससे नहीं मिले, वो खुद इंसॉल्वेंट हो गया डेटर, और जो पैसे आपको नहीं मिले वो क्या हो गया? बैड डेट। आपने 100 रुपये लेने थे, आपको 20 रुपये मिले हैं, बैंक ने आपको कोर्ट ने आपको 20 रुपये दिए हैं, तो बाकी 80 रुपीज़ क्या है? वो आपके लिए बैड डेट्स हो गए।
तो दीज आर द रीजंस। कुछ लोग फ्रॉड करके चले जाते हैं, ठीक है जी। तो दीज आर द रीजंस ऑफ द बैड डेट्स। इन वजूहात की बिना पे पैसा जो है आपका, जो आपने लोगों से लेना है, वो शायद आपको ना मिल सके। दीज आर द रीजंस ऑफ बैड डेट्स। डिस्काउंट अलाउड कब होता है जी? डिस्काउंट अलाउड, इसको कह लें जी सेटलमेंट डिस्काउंट है। व्हाट इज मीन बाय सेटलमेंट डिस्काउंट जी? डिस्काउंट अलाउड क्या है? साथ में मैंने लिख दिया सेटलमेंट डिस्काउंट। ये अर्ली पेमेंट की वजह से कब दिया जाता है जी? अर्ली पेमेंट्स पे दिया जाता है। देयर इज़ अ रिस्क कि शायद आपको पैसे ना मिले, वो आपके बैड हो जाए, तो आप लोगों को डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं कि मुझे मेरी पेमेंट अर्ली मिल जाए। और अगर आपको अर्ली पेमेंट मिल जाए तो आप दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करके उससे फिर दोबारा पैसा कमा सकते हैं। तो सम टाइम तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, यानी बिजनेस रिक्वेस्ट करता है अपने डेटर से कि जी अर्ली पेमेंट कर दें और हमसे डिस्काउंट ले लें। सम टाइम डेटर्स आते हैं आपके पास, कहते हैं जी हमने आपको 6 महीने के बाद पैसे देने थे, हम आपको आज 6 महीने पहले पैसे दे देते हैं, बताएं हमें क्या डिस्काउंट देंगे, हमें क्या फ़ायदा आपको 6 महीने पहले पेमेंट करने का। तो उनको क्या करना पड़ता है? अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं। दीज आर द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। हमारी अकाउंटिंग में हमारे पास टास्क क्या है, हमारे लिए क्या चैलेंज है इसमें? हमारे लिए चैलेंजेस क्या हैं इसमें? चैलेंज हमारे पास ये है कि क्रेडिट सेल्स इन करंट ईयर बट बैड डेट्स इन नेक्स्ट ईयर। अब इस सूरत में क्या करना है? हमने सेल्स की क्रेडिट सेल्स की इसी साल में, फॉर एग्जांपल 2019 में की, और बैड डेट हो रहा है नेक्स्ट ईयर, फॉर एग्जांपल 2020 में। तो हमारे पास अकाउंटिंग में चैलेंज क्या है? अकाउंटिंग तो कहते हैं कि आपने मैचिंग प्रिंसिपल पे अकाउंटिंग करनी है। जिस साल की सेल्स है उसके एक्सपेंसेस को उसी साल में मैच करें। तो सेल्स तो मैंने की 2019 में, और इससे रिलेटेड जो बैड डेट्स हुए वो 2020 में हुए। दिस इज़ द चैलेंज जो हमने इस चैप्टर में सीखना। सिमिलरली अगर डिस्काउंट्स की बात करूं तो क्रेडिट सेल्स इन करंट ईयर बट डिस्काउंट अलाउड इन नेक्स्ट ईयर्स। यानी 2019 में आपने सेल्स की हैं और उससे रिलेटेड लोगों को अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दे रहे हैं 2020 में। दिसंबर में सेल्स की, दिसंबर 2019 में, और जनवरी 2020 में वो आपके पास आए जी सेल्स के अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट दे दें। तो डिस्काउंट दिया आपने अगले पीरियड में, सेल्स होगी इसी पीरियड में, यानी सेल्स आप रिकॉर्ड करें, एक्सपेंस अगले महीने में रिकॉर्ड करें, तो ये है मिसमैचिंग। दिस इज़ द चैलेंज इन दिस चैप्टर कि हमने इसको मैच कैसे करना है। ठीक है जी, ये हमारा चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है जिसको कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंसेस इन रेलिवेंट पीरियड। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जिस पीरियड में आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे मुतल्लिका एक्सपेंसेस को उसी पीरियड में, उसी रेलिवेंट पीरियड में रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं है कि सेल्स आप 2019 में रिकॉर्ड कर लें और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस 2020 में रिकॉर्ड कर लें, तो ये मिस मैचिंग हो जाएगा। आपने मिस मैचिंग नहीं करनी। ठीक है जी। एक और प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रूडेंस का मतलब है समझदारी। अकाउंटिंग में समझदारी क्या है? अकाउंटिंग का विजडम क्या है? विजडम ये है जी, एक्सपेंसेस कैन नॉट अंडरस्टेट बट कैन बी ओवरस्टेट।
फिर इनकम्स के बारे में कहता है, इनकम्स कैन नॉट ओवरस्टेट। एसेट्स के बारे में कहता है, एसेट्स कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। इसी तरह लाइबिलिटीज़ के बारे में कहता है, लाइबिलिटीज़ कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड। सर इसका क्या मतलब है? ये आपने जो लिख दिया है इसका मतलब ये है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने डिसीजन करने होते हैं, ठीक है। और अगर हमने उनको ठीक इन्फॉर्मेशन दी है तो वो सही डिसीजन कर सकेंगे। प्रूडेंस कहता है आपने एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट नहीं करना। अगर आप एक्सपेंसेस को कम लिखेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आएगा, प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आएगा तो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस प्रॉफिट की बेस पे जो डिसीजन करेंगे उनका डिसीजन गलत हो जाएगा। तो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपने एक्सपेंसेस को ज़्यादा लिख सकते हैं, कम नहीं लिखना। यानी प्रॉफिट कम होने से शायद उसका डिसीजन हम अफेक्ट ना हो, गलत ना हो। हाँ, प्रॉफिट ज़्यादा होने से जो उसका डिसीजन होगा उससे उसको नुकसान हो सकता है। वैसे तो जो एक्सपेंस है वही लिखा जाना चाहिए। प्रूडेंस कहता है कि फ्यूचर के एक्सपेंसेस को आज लिख सकते हैं लेकिन फ्यूचर इनकम्स को आज नहीं लिखना। आपको पता है कि आपको लोगों से पैसे मिलने हैं, आपको पता है कि आपने डिस्काउंट रिसीव करना है क्रेडिटर से, जो आपको क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप क्रेडिटर्स को अर्ली पेमेंट करेंगे तो आपको भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो प्रूडेंस कहता है कि वो जो डिस्काउंट इनकम एक्सपेक्टेड अगले साल में उसको आज नहीं रिकॉर्ड करना, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है कि आपने एक्सपेंस लोगों को अलाउ करना है उसको आज रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये है प्रूडेंस कि फ्यूचर इनकम्स को नहीं रिकॉर्ड करना, फ्यूचर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट कम नहीं लिखना, एक्सपेंसेस को ठीक लिखना है। यहाँ ज़्यादा लिख दें यानी अगले साल में जो एक्सपेंस होना एस्टिमेटेड वो अभी लिख दें ताकि वो मैचिंग हो जाए, ठीक है जी। तो इसी तरह एसेट्स को कहते हैं ओवरस्टेट ना करें, ज़्यादा ना लिखें। ज़्यादा लिखेंगे तो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन उसकी वजह से मुतासर हो सकता है। लाइबिलिटीज़ को कहता है कम ना लिखें। अगर लाइबिलिटीज़ कम लिखेंगे तो इससे भी यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन अफेक्ट हो सकता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के तहत यहाँ पे ये सीखेंगे कि ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे इस साल की सेल से रिलेटेड है लेकिन होने अगले साल में है, उसको इसी साल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसी साल में अकाउंट फॉर कैसे करेंगे, ये हमने सीखना है। दिस इज़ माई चैलेंज। तो दोबारा इसको क्विक राउंड ऑफ देते हैं। सेल्स दो तरह की हैं, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स क्यों की जाती है? दीज आर द रीजंस, ताकि बिजनेस को फ़ायदा हो सके। लेकिन क्रेडिट सेल्स के कुछ नुकसान भी हैं। उसमें से दो नुकसान ऐसे हैं जिसको बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, जिसकी वजह से ये चैप्टर बना। बैड डेट्स क्या हैं? जिनको आपने उधार पर सेल्स की हैं उनसे शायद पैसे आपको नहीं मिलेंगे, जो नहीं पैसे मिलेंगे वो क्या है? बैड डेट्स। और जिनको उधार पर सेल किया उनसे पैसे लेने के लिए शायद उनको अर्ली पेमेंट डिस्काउंट देने पड़े, सेटलमेंट डिस्काउंट्स। तो ये दोनों क्या हैं? क्रेडिट सेल्स के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है जी। और हमारे पास चैलेंज क्या है कि सेल्स एक पीरियड में हो रही है और बैड डेट्स दूसरे पीरियड में, सेल्स एक पीरियड में, डिस्काउंट दूसरे पीरियड में। तो इसको मैच कैसे करना है? यानी इसको, ये जो 2020 में हो रहा है इसको 2019 में कैसे रिकॉर्ड करना है? इसी तरह डिस्काउंट अलाउड जो 2020 में है उसको 19 में कैसे रिकॉर्ड करना है? जो तो इसी साल बैड डेट हो गया वो तो रिकॉर्ड हो गया, उसका तो कोई चैलेंज नहीं है। जो डिस्काउंट आपने ड्यूरिंग द ईयर दे दिया वो भी कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज सिर्फ कहाँ पे है? जहाँ पे सेल्स और उससे रिलेटेड बैड डेट सेम पीरियड में नहीं है। इसकी अकाउंटिंग हमने सीखनी है, ठीक है जी। मैचिंग प्रिंसिपल हमें पता है। प्रूडेंस आज हमने सीखा। प्रूडेंस क्या है? फ्यूचर के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लें, फ्यूचर के इनकम्स को रिकॉर्ड ना करें, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपेंसेस को कम नहीं लिखना, लायबिलिटीज़ को कम नहीं लिखना। नंबर 2, इनकम्स को ज़्यादा नहीं लिखना, एसेट्स को ज़्यादा नहीं लिखना। दिस इज़ माई प्रूडेंस कॉन्सेप्ट।